नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट के लिए कौन से सूप सबसे बेस्ट रहते हैं। सूप को लेके पैरालिसिस पेशेंट के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि जब किसी को पैरालिसिस होता है तो आसपास के लोग बहुत सारी एडवाइस कर रहे होते हैं, जैसे खरोड़े का सूप पी लो या कबूतर के मांस का जूस सूप पी लो। तो ये बहुत सारी हमें एडवाइस मिलती है और हम वीडियोज भी देखते हैं कि ओके नेट पर भी कबूतर का मांस खाओ तो पैरालिसिस ठीक हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर पहले हमें किसी भी डाइट पे जाने से पहले कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, वो कैसे काम करेगा और कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसको समझना भी जरूरी होता है। एक डॉक्टर के एंगल से भी समझो और एक पेशेंट के एंगल से भी समझने की कोशिश करो। तो पैरालिसिस होने के सबसे बड़े कारण कौन से हैं? इतनी वीडियोस बना चुका हूं, इतना तो आपको पता ही होगा। दो, या तो ब्रेन के अंदर नस फटेगी या फिर ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई उसके अंदर क्लॉट आएगा। ये दो मेजर कारण है, और भी कारण है बट ये दो मेजर कारण है। 95% केसेस इन्हीं दो कारण से होते हैं। यानी अगर क्लॉट से हो चाहे ब्रेन हैमरेज हो तो ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। अब अगर आप ब्रेन हैमरेज पेशेंट कभी भी गलती से, क्योंकि कबूतर का जो मांस होता है वो बहुत गर्म होता है, ऐसे पेशेंट अगर गलती से कबूतर का ले लेगा तो उसको डैमेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर ऐसे केसेस के अंदर मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता, खरोड़े का सूप भी एडवाइस नहीं करता, मैं कबूतर का भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि उसके ब्रेन में डैमेज कैसे हुआ है, क्लॉट से हुआ है या हेमरेज हुआ है। अगर उसने कोई भी गर्म चीज, बहुत ज्यादा गर्म चीज ले ली जिससे उसका बीपी शूट अप कर गया, तो पेशेंट को फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। जो वो ठीक होना था वो भी नहीं हो पाएगा और पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। तो पहली चीज आपने ध्यान ये रखना है कि आपने एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ नहीं करना, अपनी कंडीशन को समझते हुए हमने आगे बढ़ना है। अब जब पेशेंट को एकदम हुआ है अलग बात, जब पेशेंट को थोड़ा सा टाइम हो जाता है, 6 मंथ 7 मंथ्स हो जाते हैं, तो पेशेंट की बॉडी में हमें एक चेंज नजर आना शुरू होता है कि पेशेंट को जब हुआ था और पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। ये ऐसे गोल्डन फेस होता है कि आप किसी भी का भी हाथ लगवाओगे आपको आराम मिलेगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे उसकी मेडिसिन से आराम हो रहा होगा, फिजियोथेरेपी करवा रहे हो उससे आराम हो रहा होगा, आप मंदिर जाओगे उससे आराम होगा, गुरुद्वारे जाओगे उससे आराम, सबसे आराम होगा, क्योंकि इस फेज के अंदर बॉडी में ही अपने आप चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस टाइम जो जो आपको हाथ लगाता जाएगा वो कहेगा कि मैंने ठीक किया। प्रॉब्लम कहां आती है? जब ये 6 महीने बीत जाते हैं। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स आपके पास हो जाए ना, उसके बाद आप ये सब कुछ भी करोगे ना, आपको कोई आराम नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो इंप्रूवमेंट है, वो रुक जाती है। अब ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट कैसे होती है? वो होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। अब ये कोई टर्म ऐसी नहीं कि जो मैंने बनाई है, ये मेडिकल टर्म है। जैसे हमारी स्किन पे कट लगता है तो वो अपने आप हील अप होता है, वैसे ही ब्रेन के अंदर जब भी चोट पहुंचती है तो ब्रेन उसको इंप्रोवाइज कैसे करता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी से। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसका मैकेनिज्म पहले 6 महीने में चला और 6 महीने के बाद बंद हो गया। अब जब ये बंद हो गया तो आप एक्सरसाइज भी वही कर रहे हो, खाना भी वही खा रहे हो, मेडिसिन भी वही खा रहे हो, बट उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद है। अब अगर हमें किसी पेशेंट में यहां से इंप्रूवमेंट लेकर आनी है 6 महीने के बाद, तो हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना ही पड़ता है हर कीमत पे। आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, इसके बिना काम नहीं बनेगा। चाहे आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी कर लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितनी मर्जी ऑक्यूपेशन थेरेपी कर लो। अब जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, इसके लिए हमें खाना खाना पड़ता है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन में रिकवरी। अब ब्रेन में रिकवरी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई चीज ऐसी होगी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करे, ब्रेन की हीलिंग को प्रमोट करे, तो ऐसी चीज को हमने बॉडी के अंदर डालना है। अगर पैरालिसिस पेशेंट कोलेस्ट्रॉल की वजह से और शुगर की वजह से, बीपी की वजह से खाने पीने को बहुत टाइट कर देते हैं, उबला हुआ खाना खाना शुरू कर देते हैं, या तो टिंडा उबाल उबाल के बिना मसालों के खाना बहुत कम कर देते हैं, तो ऐसे पेशेंट में कंडीशन और खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कम खाने की वजह से बॉडी में ताकत ही नहीं जा रही। जब बॉडी के अंदर ताकत नहीं जा रही तो ब्रेन को ताकत नहीं मिल रही, और जो उसने हीलिंग करनी थी वो बेचारा वो भी नहीं कर पाता। तो खाना पीना हमें प्रॉपर तरीके से रखना पड़ता है। अब बॉडी को हमने ताकत देनी है, तो मेरा जो पर्सनल एडवाइस ये होती है कि आपने बॉडी को ताकत कम से कम पेट भर के देनी होती है, क्योंकि पेट की कैपेसिटी है। अब मान लो कि उसकी कैपेसिटी आधा लीटर 1 लीटर की है, तो उतना ही खाना, उतना ही सामान अंदर जा सकता है। तो हमने कुछ ऐसा देना होता है जो हम बार बार दे सके, ताकत बढ़ाओ और पेट ना भरे। मैं पर्सनली मानता हूं हर डॉक्टर की अपनी एक थिंकिंग हो सकती है, मना नहीं कर रहा। अब ऐसी चीजों के अंदर अब हमें क्या चीज अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगता है, वो है सूप। क्योंकि सूप लिक्विड फॉर्म में होता है, पेट भरता नहीं है, बॉडी में बहुत तेजी से एसिमिलेट होता है, जो उसमें ताकत है वो तेजी से बॉडी को देता है,
और वो खोल देता है। आपको खाना खाने की जो एपेटाइट है वो बहुत एकदम तेजी से बढ़ जाती है। तो जो भी पेशेंट पैरालिसिस के हैं उनको आप सूप एडवाइस, अब आप सूप कौन सा पिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सूप तो बहुत सारे टाइप के आते हैं। आप टमाटो सूप पी सकते हो, मिक्स वेजिटेबल सूप पी सकते हो, दाल के सूप पी सकते हो, चिकन सूप है, फिश सूप है, बहुत सारे सूप है। कौन सा पिए और कौन सा ना पिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेजिटेरियन पेशेंट पे हम चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनके लिए चीजें थोड़ी सी कम होती हैं। तो वेजिटेरियन पेशेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपना, अगर हो सके तो नॉन वेज डाइट पे मूव करना चाहिए, टेम्परेरीली बट करना चाहिए। जो नहीं कर सकते उनको क्या करना है, उनको अपने खाने पीने के अंदर सबसे ताकतवर चीजें, हाई प्रोटीन चीजें जिनके अंदर मिनरल्स विटामिन भर भर कर हो, वो सिलेक्ट करनी चाहिए। और मुझे पसंद आते हैं उसके अंदर दो चीजें, पहला है मशरूम्स और दूसरा है दालें। दोनों ही हाई प्रोटीन हाई मिनरल वाले रिसोर्सेज हैं, उनको हमने यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सूप बनाएंगे, सूप में डालेंगे मशरूम, सूप में डालेंगे सारी वेजिटेबल्स, फलियां हैं, मटर है, चुकंदर है, गाजर है, सब डालेंगे सिवाय एक के, वो है टमाटर। टमाटर क्यों नहीं डालते मैं उसको बाद में बताऊंगा आपको। तो सारी वेजिटेबल जो आपको डालनी है आप डालो, दाल डालो, मशरूम डालो और अच्छे से उसको थिक एक अच्छा सा सूप बनाओ और डेली बेसिस दिन में 2 बार उसे कंज्यूम करना शुरू करो। बॉडी को बहुत तेजी से एनर्जी मिलती है, बॉडी बहुत तेजी से रिकवरी करती है। बट इससे भी ज्यादा रिकवरी फास्ट कौन करवाता है वो अब आपको बताता हूं, वो है फिश का सूप। फिश और चिकन, जो जहां फिश नहीं मिलती वो चिकन का यूज कर सकते हैं। ये जो हम एनिमल्स का जब हम इनटेक करते हैं तो ये जो एनिमल्स हैं ये किसी न किसी कीट पतंगे को खाकर अपनी बॉडी को बनाया होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स भर भर कर होते हैं, मशरूम से भी कई गुना ज्यादा होते हैं। जिन पेशेंट के अंदर स्टेमिना नहीं है, ताकत नहीं है, वीकनेस फील कर रहे हैं, अगर वो उसको सिर्फ 7 दिन भी कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी में ताकत मिलनी शुरू होती है। अब माइंड में ये आता है कि डॉक्टर साहब बीपी की दिक्कत थी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत थी, क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है? आंसर है हाँ, क्योंकि जब हम सूप बनाते हैं तो उसमें फैट हमें नहीं डालना पड़ता। जो फैट है वो चिकन से और फिश से ही अपने आप आ रहा होता है और वो बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि ये व्हाइट मीट होता है। व्हाइट मीट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरी चीज, क्योंकि ये विटामिन मिनरल से पूरा है, इसके अंदर कोई भी खाने की चीज की कमी नहीं होती। कोई ऐसा विटामिन मिनरल नहीं होगा जो उसमें कम है। जब हमारी बॉडी में कोई कमी है तो उसको बहुत तेजी से वो पूरा करता है और हमारे ब्रेन को जो चाहिए न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करने के लिए वो मिल जाता है। तो हमें ये सिक्योर होता है कि कोई माइक्रो न्यूट्रिशन तक भी इसमें मिसिंग नहीं होगा, सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिशन हमें मिल जाएगा। क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। क्योंकि विटामिन डी जिसकी बॉडी में भी कम होता है ना, तो उनकी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो फ्रेजाइल हो जाती है, यानी वो नाजुक हो जाती हैं और जरा सा भी प्रेशर पड़ता है वो फट जाती हैं। तो हमने उसको ध्यान में रखना है कि हमने अपनी वेसल्स को, अपनी आर्टरीज को भी स्ट्रॉन्ग करना है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि वो फैल तो जाएं बट वो फटे नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमें दोबारा से पैरालिसिस का अटैक बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट के लिए हम एडवाइस करते हैं कि फिश और चिकन का सूप बना के लो, खाओ नहीं, क्योंकि खाओगे तो उसमें घी तेल डालोगे, 10 मसाले डालोगे, बहुत कुछ डालोगे, हमें नहीं चाहिए। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक चीज नहीं डालनी दोनों ही सूप में, चाहे चिकन हो, फिश हो, चाहे वो दालों का सूप हो, मशरूम का सूप हो, वो है टमाटर। टमाटर क्यों नहीं डालना उसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी पेशेंट साइंस एंड जीवनी के हैं ना, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो किसी भी तरह से टमाटर का यूज नहीं कर सकते। सिर्फ टमाटर का नहीं, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, आम, संतरा, मौसमी, कीनू, नींबू, इमली, ये सब की सब उनकी बंद होती है। क्योंकि जब हम मेडिसिन दे रहे होते हैं, मेडिसिन आयुर्वेदिक होती है और मेडिसिन आयुर्वेदिक होने के साथ सिर्फ एक आपको मैं देता हूं कि आपने सिर्फ डाइट पे एक चीज का ध्यान रखना है, वो है खट्टाई का। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे आप ले सकते हैं, मगर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने खट्टा मेरी मेडिसिन के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर गलती से भी खाओगे तो आपको बॉडी पे चकत्ते देखने को मिल सकते हैं कि आपको घेरे से बन रहे हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं होती। ऐसा कभी भी हो तो आपने अपनी मेडिसिन को 2 दिन के लिए बंद कर देना होता है, खटाई बंद करनी होती है और दूध की मात्रा बढ़ा देनी होती है, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से चले जाएंगे और इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब आप साइड इफेक्ट से डर रहे होगे, क्योंकि मेडिसिन है, मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होती है। पैरालिसिस बीमारी है तो हमें मेडिसिन स्ट्रॉन्ग ही रखनी पड़ती है। मेरी मजबूरी है, अगर मुझे किसी पेशेंट को आराम देना है पहले महीने में ही, तो मुझे मेडिसिन स्ट्रॉन्ग ही देनी पड़ेगी। और जब हम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ हमें कुछ चीजों का पालन करना पड़ता है। आप खाने में कुछ भी खाओ, बस खट्टाई आपको अलाउड नहीं है। खट्टा कुछ यूज करना है, अनारदाने का खट्टा यूज कर लो, आंवला यूज कर लो, पर टमाटर, संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अचार, चटनियां सब बंद रखना। अगर इसे बंद कर सकते हो
तो ही मेरे पास आना, क्योंकि इसके बिना मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि कौन सा सूप हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, कैसे ब्रेन रिकवर करता है। अगर आपके माइंड में फिर भी डाउट है, पूरा चैनल है, एक एक वीडियो देखो, समझो, कोई दिक्कत लगे मैं अवेलेबल हूँ, आ सकते हो। और जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट की वीडियोस भी देख के जाओ, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट को लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया था, मैं तो स्मोक भी नहीं करता, मैं तो अल्कोहल भी नहीं लेता, मैं तो एक्सरसाइज भी करता था, मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट आपको समझने की जरूरत है, ये आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हजारों लाखों पेशेंट हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। और जो भी साइंस इंजीनियरिंग में आता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पहले महीने में ही उनमें इंप्रूवमेंट लाना हम शुरू कर दें, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने काम पर जा सके। जाने से पहले उनकी वीडियोस देखो और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हैं। हाँ जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जाएगा। जी। और लिखने में बहुत मूवमेंट आ गई। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से? अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में HR थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर पे काम था, तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। हाँ जी। और 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना नहीं। पड़ता है, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ में कोई वीकनेस तो हाथ ऊपर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, फरवरी एंड मार्च में, अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, इतना भटकने के बाद? काफ़ी दम है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नर्व्स फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को ज़िंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की ज़रूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर चला रहे हो? ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल। थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ। ब्रेकिंग का, कोई है ना? ये ना हो किसी को आप चोट पहुँचा दो। इवन पहले तो बैक ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो? गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती है? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है आप टाइम पे ब्रेक लगेंगे नहीं लगेंगे। मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ। बट अभी आप कोशिश करोगे आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुँचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो अभी? और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदगढ़।
अच्छा मनीषर से मीटर खड़े, ठीक है। चलो हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी, चलो क्या? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट से है। 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बज तो जाते आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी, हैं। तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम हाँ, कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जो। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही क्यों बच गया। चलो अच्छा ना, टाइम मिल गया, जी। ठीक है। बट हाँ, ख़त्म होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग, अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो और पार्क में, रोड पे कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है, हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा जो आपको लगता है ना चलते समय कि यू नो पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात में बात कर रहा इवन हूँ। कल ये भी किया था, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, हम्म, तो वो भी किया था वो मैंने। तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो बट रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है, कल Exactly. आपने वो वाला काम कर हाँ दिया। जी। मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है एक्सीडेंट में सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा देखो वो। इतना इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने लाइफ को रिस्क हाँ, में लोग डालो। नहीं बोलेंगे, सही बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आती है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पे दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया, नहीं, इससे डर खत्म उसमें हो। कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं, हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, कि गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही है कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊँगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और खींचना, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, आप डॉक्टर काशिफ से मिलो, थोड़ी सी एक्सरसाइज बैलेंसिंग वाली करो। ठीक है। ठीक है सर।